हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का जो सेकंड बुक हमारी है स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसका पहला चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां यानी चैलेंजेस टू द नेशन बिल्डिंग, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने देखा। और इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बाद आज हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पर पहुंचे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सभी बोर्ड्स में एनसीईआरटी किताब फॉलो अप करते हैं और एनसीईआरटी के सॉल्यूशन कितने इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और उससे आपको एक आंसर फ्रेमिंग का भी आइडिया मिलता है और साथ साथ में आपको यह भी कंफर्म हो जाता है कि एक मॉडल आंसर कैसे लिखा जाता है और आपको चैप्टर भी रिवीजन हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया में आज हम इस चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे, पर उससे पहले कि हम ये स्टार्ट करें, एक खास बात की जानकारी आपको लेनी बहुत जरूरी है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपने क्वालिटी एजुकेशन के लिए और फ्री एजुकेशन के लिए जाना जाता है। यानी आप यहां एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन, किसी तरह के कूपन कोड या पैसे या फीस भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा सिलेबस हिंदी माध्यम में बिल्कुल निःशुल्क आपके लिए कवर किया जाएगा। तो निःशुल्क शिक्षा की इस मुहिम में मैग्नेट ब्रेन्स के साथ आप जुड़िए और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा का आनंद लेते रहिए। तो निःशुल्क शिक्षा का, ठीक है। तो इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ शुरू करते हैं ये महत्वपूर्ण कंसेप्ट और देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक, पार्टीशन ऑफ इंडिया ये ऐसा चैप्टर है, ये ऐसा कंसेप्ट है जो आपने, अगर आप हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं तो उसमें भी विभाजन वाला चैप्टर है और यहां तो है ही। और राष्ट्र निर्माण की चुनौती में इसलिए है क्योंकि विभाजन के जस्ट बाद हमारे पास ये चैलेंज था कि हम कैसे अपने देश का निर्माण करें और किन नीतियों पर करें। तो पहला है कि भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण ये वर्ड है, टू नेशन थियरी। टू नेशन थियरी, इस बात का ध्यान रखिएगा, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, और ध्यान रखिए गलत वाला बताना है, धर्म के आधार पर दो प्रांत पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं था, विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी। ठीक, तो ये चार स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। अब इन चार स्टेटमेंट्स में से कौन सा गलत है, तो गलत क्या हो जाएगा, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगत नहीं था। ये स्टेटमेंट आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान एक ही एंटिटी तो था, ठीक है। बाद में भले ही ये पूर्वी पाकिस्तान को क्या कर दिया गया, बांग्लादेश यहां पर आजाद करा के बनाया गया, लेकिन उस समय तो संगत था और उस समय दोनों एक स्टेट, एक नेशन के तौर पर विभाजित हुए थे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला स्टेटमेंट है, निम्नलिखित सिद्धांतों के साथ उचित उदाहरणों का मेल कीजिए। धर्म के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण, विभिन्न भाषाओं के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण, भौगोलिक आधार पर किसी देश के क्षेत्रों का सीमांकन या किसी देश के भीतर प्रशासनिक और राजनीतिक आधार पर क्षेत्रों का सीमांकन। ये चार आपके सामने क्या है, स्तंभ हैं और ये चार दूसरे पॉइंट दिए गए हैं। क्या, पाकिस्तान और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान, झारखंड और छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। अब इनको अगर आप मैच करेंगे तो धर्म के आधार पर देश का सीमा का निर्धारण भारत पाकिस्तान का हुआ, भाई एक इस्लामिक कंट्री बना और एक हिंदू तो नहीं सेकुलर स्टेट बना, लेकिन धार्मिक आधार पर विभाजन था। भाषा के आधार पर अगर आप देखें देश की सीमा का निर्धारण, तो यहां पर भी आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश दिखाई देगा क्योंकि भाषा में ये बांग्ला भाषा और ये उर्दू भाषा, ये दो भाषाएं होंगी, बाद में डिवीजन हो गया। भौगोलिक आधार पर अगर क्षेत्रों का विभाजन देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आपको भौगोलिक स्थान पर दिखाई देगा। किसी देश के भीतर प्रशासनिक और राजनीतिक आधार पर क्षेत्रों का सीमांकन, तो आपको झारखंड और छत्तीसगढ़, झारखंड किससे बनाया गया, बिहार से अलग करके बनाया गया, और छत्तीसगढ़ किससे बनाया गया, मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया। तो ये प्रशासनिक कारण थे इसके। इसको ऐसा लग रहा था कि भाई देखिए क्या था कि छत्तीसगढ़ ट्राइबल बेल्ट है, झारखंड जैसे आप देख लीजिए वहां पर बहुत सारा एक तरह से कह सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेस पाए जाते हैं, लेकिन ये बात बार बार सामने आ रही थी कि जो नेचुरल रिसोर्सेस का फायदा झारखंड के विकास की तरफ होना चाहिए, वो एरिया जो पूरा था वो नहीं मिल पा रहा था और प्रशासनिक कहीं ना कहीं दक्षता नहीं थी। तो उनकी मांग हुई कि झारखंड हमें अलग करके हमारे विकास को बढ़ावा दिया जाए, खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा आपने देखा होगा, और छत्तीसगढ़। तो ये अलग अलग कारणों से एक विभाजन। अब अच्छा, यही देश की सीमा का निर्धारण है भाषा के आधार पर। अगर देश के अंदर के अगर स्टेट्स का निर्धारण होता तो आंध्र प्रदेश से आ जाता। तो अलग अलग बेसिस पर जो डिवीजन हुआ है उन डिवीजन्स की यहां पर बात की गई है। अगला सवाल है कि भारत का कोई समकालीन राजनीतिक नक्शा दीजिए और नीचे लिखी रियासतों के स्थान को चिन्हित कीजिए। ठीक, जैसे पहला है जूनागढ़, तो
तो ये क्या था, ये गुजरात के पास जूनागढ़ आपको दिखाई देगा। ये वही जूनागढ़ है जो क्या चाह रहा था, जिसका नवाब, यहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा थी, लेकिन इसका जो नवाब था वो पाकिस्तान से मिलना चाह रहा था। बाद में भारत सरकार ने यहाँ पर जनमत संग्रह भी कराया और भारत सरकार के दबाव और सेना की वजह से ये भारत में शामिल हुआ। फिर आया मणिपुर। तो मणिपुर अगर आप देखें तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में यहाँ मणिपुर आपको दिखाई देगा, और मणिपुर में मणिपुर आपके नॉर्थ ईस्ट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है और भारत का हिस्सा है। फिर ग्वालियर जो कभी मराठाओं के का ही एक पार्ट हुआ करता था, ठीक है, और यहाँ पर सिंधिया राज हुआ करता था। तो ग्वालियर एक आपको मध्य प्रदेश में अब आजकल दिखाई देगा वो, और ये उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ भी है। चौथा है मैसूर, जो दक्षिण भारत में इंपॉर्टेंट रूप से आपको यहाँ पर दिखाई देगा, मैसूर, ठीक है, टीपू सुल्तान आपने नाम सुना होगा। तो ये 4 महत्वपूर्ण जगह आपको यहां पर दिखाई देंगे जो क्या है, भारत के हिस्से हैं और आपको नक्शे पर दिखाने हैं। तो मैप प्रैक्टिस आपको इस तरह करती रहनी है, हर चैप्टर से आपको चीजें इवॉल्व करनी है। मैं मैप प्रैक्टिस आपसे कराऊंगा भी। इवॉल्व कैसे करना है कि जिस तरह का जो चैप्टर है उसमें से क्या चीजें मैप पर पूछी जा सकती है। मान लीजिए राष्ट्र निर्माण की चुनौती में विभाजन के आसपास की चीजें बताई जा रही हैं, तो उस समय जो महत्वपूर्ण प्रिंसली स्टेट्स हैं या जो स्टेट्स मिल सकते थे भारत में, या जो स्टेट्स विभाजन के बाद समा सकते थे, उनको कैसे कैसे आप मैप पर दिखाएंगे, इनका प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो ये आपको विशेष रूप से 4 चीजें दिखाई पड़ी हैं। अब अगला सवाल है कि नीचे 2 तरह की राय लिखी है। विस्मय कह रहे हैं कि रियासतों को भारतीय संघ में मिलने से इन रियासतों की प्रजातंत्र लोकतंत्र का विस्तार हुआ। एक राय है कि भाई जो रियासतें हैं, पहले वहां राजा का शासन था, राजशाही था, अधिनायकवाद था, जब ये भारत से मिली तो यहाँ पर लोकतंत्र या डेमोक्रेसी इवॉल्व हुआ। इंद्रप्रीत कह रहे हैं यह बात मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, इसमें बल प्रयोग भी हुआ, जबकि लोकतंत्र में आम सहमति से काम लिया जाता है। देखिए, दिस इज द डिबेट। इंद्रजीत कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि लोगों को राजा का शासन था और भारत में मिलने से लोकतंत्र आ गया, मैं कैसे मान लूं? इसलिए नहीं मान सकता दावे के साथ, क्योंकि भाई वहां पर तो जबरदस्ती भी मिलाया गया है ना। कुछ जैसे निजाम हैदराबाद में आर्मी भेजकर मिलाया गया है ना, कई ऐसे आर्मी का प्रयोग भी हुआ है या सेना का बल का प्रयोग भी हुआ है। तो हो सकता है कि लोगों को ये डेमोक्रेटिक न लगे। अब देशी रियासतों के विलय और ऊपर के मशवरे के आलोक में इस घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? ठीक, अब देखिए, विस्मय की राय तर्कपूर्ण है और जाहिर सी बात है हमें विस्मय की राय को ही लेकर चलना है। भारत का जो स्टैंड है आपके हर उत्तर में झलकना चाहिए। ये बात आज आप नोट कर लीजिए, चाहे आप किसी 12वीं क्लास का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप IAS PCS का एग्जाम या इंटरव्यू दे रहे हो, जो भारत का स्टैंड है, जो भारत का राष्ट्रवाद है, जो भारत का विदेश नीति है या आंतरिक नीति है, वो नीतियां आपके आंसर और आपके विचार में झलकनी चाहिए, बहुत जरूरी भी है झलकनी। डिबेट इज अनदर पार्ट, बट आपका स्टैंड उस हिसाब से होना चाहिए। हम कैसे, दुनिया जो भी हमारा क्रिटिसिज्म करेगा, पाकिस्तान कहेगा भाई कि आपने बलपूर्वक लोगों को मिलाया, तो हम थोड़ी मान लेंगे। बलपूर्वक हमने उन शासक या उन मनभड़ुओं को हटाया जो जनता पर जबरदस्ती अपना राज स्थापित करके बैठना चाह रहे थे। जनता को तो हमने बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से मिलाया और लोकतांत्रिक अधिकार भी दिए। नॉट अ सिंगल प्लेस इन द कंट्री इज देयर वेयर the voting rights or the participation in the political process has not been confirmed। किसी को भी हमने मिलाया हो, किसी को भी साथ जोड़ा हो, कोई ऐसी जगह नहीं है जिनको हमने वोटिंग राइट्स नहीं दिए, जिनको हमने अपने भविष्य को चुनने का, अपना नेतृत्व करने का मौका नहीं दिया। तो ये तो तर्क बिल्कुल गलत है कि बल प्रयोग से हम लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहां विस्मय की राय पूरी तरह तर्कपूर्ण है। रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने से इन रियासतों की प्रजा तथा प्रशासन में लोकतंत्र की संस्कृति का विकास और विस्तार हुआ। भाई पहले राजा जैसा चाहता था वैसा करता था, लेकिन वहां पर डेमोक्रेटिक चीजें इवॉल्व हुई। प्रजातंत्र की निर्वाचन प्रक्रिया संपूर्ण भारत में समान रूप में होती है, बिल्कुल ठीक बात। हमने इलेक्शन के राइट सबको दिए हुए हैं और इलेक्शन करवाते हैं, तो ये कहना कि भाई वहां प्रजातंत्र नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। इंद्रजीत की राय को भी सही माना जा सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार ने कुछ स्तरों पर लोकतंत्र का विस्तार करने के लिए बल का प्रयोग किया। तो एक दायरे में आप सही कह सकते हैं, लेकिन आप पूरी तरह सही नहीं कह सकते कि इंद्रजीत सही है क्योंकि बल प्रयोग किया। हाँ, हमने लोकतंत्र का विस्तार करने के लिए बल प्रयोग थोड़ा बहुत किया है। वही मैंने आपको बताया कि भाई जूनागढ़ का राजा बोलेगा कि नहीं नहीं हम पाकिस्तान में जाएंगे, भाई लोग कैसे आप पाकिस्तान में चले जाओगे? हम उनको मिलाएंगे और लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल करेंगे। तो वो जो हमने बल प्रयोग किया वो राजा पर या ऐसे शासकों पर किया, निजाम पर किया जो जबरदस्ती कर रहे थे जनता के साथ। जनता को हमने पूरे अधिकार दिए। तो ये इस बात को ध्यान में रखना है, बैलेंस करना है। देश में एक समान आधार होना आवश्यक है। यह एक और यह बात भी सही है कि बल का प्रयोग करना आवश्यक हो गया था, क्योंकि इन रियासतों ने भारत में शामिल होने से इंकार कर दिया। तो अपरिहार्य था, हमने बल का प्रयोग कोई जबरदस्ती तो किया नहीं, जब उन्होंने कोई चारा नहीं छोड़ा, जो कि भारत की एकता और अखंडता के लिए हमेशा खतरा बना रहा है। बिल्कुल ठीक बात। तो हमारी एकता, अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी
और साथ साथ संप्रभुता, ठीक है, संप्रभुता, अगर इस पर कोई चोट करेगा, इस पर कोई खतरा होगा, तो जैसे प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले कहा ना कि हमारे हथियार दिवाली के लिए थोड़ी है, हम यूज करेंगे ही, क्योंकि भाई वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड द सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री। जहां हमको जरूरत पड़ेगी हम करेंगे। हाँ, हम जनता पर नहीं करेंगे। हम जनता में जो लोकतंत्र का विस्तार है वो करना चाहते हैं, और करनी कतनी में अंतर नहीं है, करके दिखाया है। आज दुनिया में कोई नहीं कह सकता। अमेरिका इतने दिन बाद इतने पहले आजाद हुआ, अपने आप को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कहता है, या बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज कहती हैं, लेकिन 100 200 साल लग गए उनको महिलाओं को वोटिंग राइट्स देने में, और हम 47 में आजाद हुए और 7 में वोटिंग राइट्स दे दिया। तो कोई कह नहीं सकता कि किसी वर्ग को हमने पॉलिटिकली पार्टिसिपेशन या राइट से वंचित रखा है, चाहे कहीं आस्था लगा हो, चाहे कहीं कोई भी धाराएं लगी हो, चाहे हमने कैसे भी मिलाया हो। हमने क्या किया है, सबको पॉलिटिकल राइट्स दिए। हाँ, वो ठीक है कि किसी विशेष खराब परिस्थिति में कभी इलेक्शंस लेट हो गए हों या इलेक्शंस को टाला गया हो, जैसे जम्मू कश्मीर में हमने अभी धारा 370 हटाई, हम चीजों को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, डिलिमिटेशन कर रहे हैं, इलेक्शन कराएंगे, और खुल के कहा है कि कराएंगे, पार्टीज वहां बन रही है। तो इसलिए ये बात ठीक है कि हमने जरूरत पड़ने पर बल का प्रयोग किया, ताकि लोकतंत्र बहाल हो, एकता अखंडता को खतरा न हो। तो विस्मय की राय पूरी तरह यहां सही मानी जाएगी। अब अगला सवाल है कि नीचे 1947 के अगस्त के कुछ बयान दिए गए हैं जो अपनी प्रकृति में अत्यंत भिन्न है। आज आपने अपने सर पर कांटों का ताज पहना है। सत्ता का आसन एक बुरी चीज है। इस आसन पर आपको बड़ा सचेत रहना होगा। आपको और ज्यादा विनम्र और धैर्यवान बनना होगा। अब लगातार आपकी परीक्षा ली जाएगी। मोहनदास करमचंद गांधी। तो यह बात कही किसने? गांधी जी ने। और गांधी जी ने कहा कि आज आपने कांटों का ताज लिया। कांटों का ताज क्यों? ये आपको ये चैप्टर का नाम ही बता देगा, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। क्योंकि उस समय भारत की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सामरिक हर तरह से भारत बैकफुट पर खड़ा था। एक बहुत बड़ी चुनौती को लेकर हमने स्टार्ट किया था। एक बहुत बड़ी समस्या को सामने लेकर हमने चीजों को शुरू किया था। तो हर समय परीक्षा की घड़ी थी और इसलिए वो हमारे लिए इतना आसान नहीं था। ये गांधी जी के स्टेटमेंट थे। ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद भारत आजादी की जिंदगी के लिए जागेगा। हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाएंगे। आज दुर्भाग्य के एक और दर का खात्मा होगा और हिंदुस्तान को फिर से पालेगा, अपने को फिर से पालेगा। आज हम जो जश्न मना रहे हैं वो एक कदम भर है, संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। ये नेहरू जी ने कहा। ये प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट था कि भाई हमारे जो पॉसिबिलिटीज या संभावनाएं हैं उसके द्वार खुल रहे हैं। तो इन दो बयानों से राष्ट्र निर्माण का जो एजेंडा ध्वनित होता है उसे लिखिए। आप कौन सा एजेंडा आपको जच रहा है और क्यों? तो आप देखिए, गांधी जी तथा जवाहरलाल नेहरू दोनों के ही बयानों से राष्ट्र निर्माण की एजेंडा की ध्वनित होता है। महात्मा गांधी के बयान के अनुसार भारतीयों को सत्ता प्राप्त हुई, लेकिन सत्ता के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ गई। तो एक जिम्मेदारी का बोध, एक कह सकते हैं कि सजेशन का बोध वो गांधी जी के उसमें दिखाई पड़ता है। नेहरू जी का एजेंडा नई उम्मीद और विश्वास से भरा है। और कोई भी आदमी जो सरकार को लीड करने जा रहा है वो हतोत्साहित होकर तो बोलेगा नहीं। भाई वो दिखाएगा कि मेरे पास एक एजेंडा है, मेरे पास एक काम है, हमको इस तरह आगे बढ़ना है और ऐसे हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। नेहरू जी का बयान देश के सभी नागरिकों को देश की जिम्मेदारियां तथा उन्हें निष्ठापूर्वक निभाने की प्रेरणा देता है। तो एक तरफ जहां गांधी जी एक सलाह और एक चेतावनी दे रहे हैं या उसको चेता रहे हैं कि आप ध्यान रखिएगा, दूसरी तरफ नेहरू जो है वो प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें किस तरफ आगे बढ़ना है। नेहरू जी का एजेंडा पूर्णतः नई आशाओं तथा विश्वास से भरा हुआ है। तो नए एक तरह से कह सकते हैं टेम्परामेंट है, नई आशा है, नई ऊर्जा को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत को स्वतंत्रता मिली है तथा अब उसे एक नया जीवन मिला है। गुलामी की जंजीर कट चुकी है। प्रत्येक भारतीय स्वतंत्र भारत में सांस ले रहा है। तो ये सारी चीजें आपको नेहरू के स्टेटमेंट में दिखाई देंगे। गुलामी का युग समाप्त हो चुका है। भारत एक बार फिर अपनी संपूर्णता को प्राप्त करेगा और संपूर्णता का मतलब यहां संप्रभुता को प्राप्त करेगा। ठीक, जो हमारे पास नहीं थी। संप्रभुता क्या? जब आप आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए स्वयं अधिकृत हो, स्वयं स्वतंत्र हो। यह चीज नहीं थी हमारे पास, अब हमने उसको पा लिया। भारत के समक्ष उसका एक सुनहरा भविष्य है। हमें ऐसे भारत का निर्माण करना है जो पंथ निरपेक्ष हो। ध्यान रखिए, हमारे संविधान में यही शब्द है, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष नहीं है। ठीक, जो पंथ निरपेक्ष हो, सद्भावना और राष्ट्रीय एकता पर आधारित, यानी नेशनल यूनिटी, इंटेग्रिटी, कोऑपरेशन, ये सारी चीजें दिखाई पड़े, ये एजेंडा दिखाई पड़ता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा। अगला प्रश्न है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए नेहरू ने किन तर्कों का इस्तेमाल किया? क्या आपको लगता है कि ये केवल भावनात्मक और नैतिक तर्क हैं अथवा इनमें कोई तर्क युक्ति परक भी है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का दृष्टिकोण वैज्ञानिक एवं यथार्थवादी था। ठीक, तो एक साइंटिफिक टेम्पर की बात की जा रही थी।
वे प्रजातंत्र को तभी सफल मानते थे जब वह धर्मनिरपेक्ष हो, यानी कि किसी भी एक धर्म के तरफ झुका हुआ ना हो। उन्होंने कई प्रथा और परंपराओं का विरोध किया था। उनकी निष्ठा धर्मनिरपेक्षता के प्रति अधिक थी और साथ साथ में समाजवाद। ठीक, ये दो चीजें बड़ी विशेष रूप से दिखाई दे रही थी। उनका मानना था कि राज्य के सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि धर्म विशेषता एक संगठित धर्म का जो रूप मैं भारत में तथा अन्यत्र देखता हूं वह मुझे भयभीत कर देता है। मैं प्रायः उसकी निंदा करता हूं और उसका उन्मूलन कर देना चाहता हूं। तो उनका यह मानना था कि जो ये संगठित धर्म और जो एक कट्टरवाद दिखाई पड़ता है, इससे बड़ा भयभीत, ये भयकारी है और इसे खत्म कर देना चाहिए। नेहरू जी अपने भाषण में कहते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका अर्थ धर्महीनता नहीं, उसका अर्थ सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव रखना। तो धर्मनिरपेक्षता को उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं कि हम कोई धर्म नहीं लेके चले, ऐसा उनका मानना नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरे धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव और सभी व्यक्ति के लिए समान अवसर, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का अनुयायी क्यों ना हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं हूं, परंतु मैं किसी वस्तु में विश्वास अवश्य करता हूं। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये जो विश्वास शब्द है ना, ये विश्वास शब्द है, ये थोड़ा आध्यात्मिक है, ये आपको आस्तिक बनाता है। मतलब आप किसी धर्म को मानने वाले हैं कि नहीं से मतलब नहीं है। अगर आपको किसी चीज में विश्वास है, इसका मतलब आप आस्तिक हैं। तो जो मनुष्य को उसके सामान्य स्तर से ऊंचा उठाती है तथा मानव के व्यक्तित्व को आध्यात्मिक गुण और नैतिक गहराई का नवीन प्रमाण देती है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत अच्छी लाइन है। आध्यात्मिक गुण यानी स्पिरिचुअल वर्च्यूज। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जब तक आपको लगता है कि इस दुनिया में मेरे अलावा मैं किसी चीज पर विश्वास नहीं, मेरी जो बुद्धि कह रही है बस वही है और किसी चीज पर मुझे विश्वास नहीं है, सब झूठ है, सब बेकार है, तो आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल नहीं है और आप इस शरीर के स्तर से ऊपर नहीं उठ पाते और ना आपके अंदर मोरालिटी आएगी। ठीक, आपको लगेगा भाई गलत भी कर देंगे तो क्या हो गया, कोई ऐसा थोड़ी है जो हमको देख रहा है, हमको पनिश कर रहा है, चाहे हमारा कुछ बुरा होगा, कुछ नहीं। लेकिन अगर आपको लगेगा कि आपको विश्वास होगा किसी चीज में, किसी ग्रंथ में, किसी शक्ति में, किसी आप कह सकते हैं कि किसी भी ऐसी हायर बॉडीज में जो आपसे ऊपर है, तो आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी आएगी और आप हमेशा मोरालिटी, जैसे मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि आपके घर में कोई गार्जियन नहीं है, तो आप कुछ भी करोगे, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं नहीं ऊपर कोई है मेरे, तो आप मोरालिटी को मानोगे और एक नया जीवन का प्रमाण आपको मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, आजादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के लिहाज से दो अंतर बता दिए। तो आजादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र निर्माण की चुनौती के लिहाज से दो अंतर निम्न है। पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी इलाके में भाषाई समस्या ज्यादा थी। ठीक है, भाषा की ज्यादा भेदभाव था। पूर्वी इलाके में सांस्कृतिक और आर्थिक संतुलन की समस्या थी। बिल्कुल ठीक बात है, यानी पूर्वी भारत में। पश्चिमी इलाके में धार्मिक और जातिवाद समस्याएं थी। पश्चिमी क्षेत्र में विकास की चुनौतियां थी। तो ये दो आपको अंतर बहुत विशेष रूप से दिखाई पड़ेंगे। अगला सवाल है, राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या था? इसको अंग्रेजी में बोला गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे आप। स्टेट राज्य पुनर्गठन आयोग। आंध्र प्रदेश के गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने का संघर्ष चल पड़ा। 1953 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश फजल अली, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। संघर्षों से बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, क्योंकि बहुत सारे इसके लिए आंदोलन चल रहे थे, बहुत सारे इसके लिए आत्महत्याएं हो रही थी। इस आयोग का काम राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना था, खासकर भाषा के आधार पर। मतलब भाषा के तो खैर बाद में आई बात। उसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। उनको लगा कि भाषा एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में आया। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। त्रिस्तरीय राज्य प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट था, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, फजल अली का भी नाम ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि कहा जाता है कि राष्ट्र एक व्यापक अर्थ में कल्पित समुदाय होता है और सर्वसामान्य विश्वास, इतिहास, राजनीतिक आकांक्षा और कल्पनाओं से एक सूत्र में बंधा होता है। उन विशेषताओं की पहचान करें जिनके आधार पर भारत एक राष्ट्र है। तो भारत राष्ट्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, भारतीय संस्कृति। संस्कृति राष्ट्र के विकास में सहायक है। सामान्य भाषा के कारण लोगों में एकता उत्पन्न होती है। अनेकता में एकता, अनेकता में एकता भारतीय समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है। ऐतिहासिक एकता, सामान्य अतीत तथा इतिहास भी राष्ट्र के विकास में बहुत सहायक होता है।
इतिहास के प्रत्येक जनसमूह के जीवन में बड़ा भावनात्मक महत्व है। इतिहास अतीत की एक मजबूत कड़ी है। राष्ट्र की एकता में इसका विशेष योगदान है। विश्व के प्राचीनतम साहित्य की रचना वेदों के रूप में भारत से जुड़ी हुई है। भौगोलिक एकता की बात करें, राष्ट्र के निर्माण में तथा राष्ट्र के विकास में भौगोलिक एकता एक बहुत महत्व है। भौगोलिक एकता मतलब जैसे कि ये नहीं कि आधा देश यहाँ है आधा देश कहीं और है। एक जनसमूह के लोग किसी एक निश्चित भूमि पर साथ साथ रहते हैं तो एकता की भावना पैदा होती है। समान नस्ल एवं जाति एकता एक राष्ट्र के निर्माण के भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब अगला सवाल देखते हैं कि नीचे लिखे अवतरण को पढ़िए, इसके आधार पर सवालों का उत्तर दीजिए। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। निर्माण के इतिहास के लिहाज से सिर्फ सोवियत संघ में हुए प्रयोगों की तुलना भारत से की जा सकती है। सोवियत संघ में भी विभिन्न और परस्पर अलग अलग जातीय समूह, धर्म, भाषाई समुदाय और सामाजिक वर्गों के बीच एकता का भाव कायम करना पड़ा। जिस पैमाने पर यह काम हुआ, चाहे भौगोलिक पैमाने के लिहाज से देखें या जनसंख्यागत वैविध्य के लिहाज से, वह अपने आप में बहुत व्यापक कहा जाएगा। दोनों ही जगह राज्य को जिस कच्ची सामग्री से राष्ट्र निर्माण की शुरुआत करनी थी वह समान रूप से दुष्कर थी। लोग धर्म के आधार पर बटे हुए थे और कर्ज और बीमारी से दबे थे। रामचंद्र गुहा की ये लाइनें हैं और ऐसा ही स्थिति भारत में भी दिखाई पड़ा। तो क, यहां लेखक ने भारत और सोवियत संघ के बीच जिन समानताओं का उल्लेख किया है उनकी एक सूची बनाइए और प्रत्येक के लिए भारत से एक उदाहरण दीजिए। ख, लेखक ने यहां भारत और सोवियत संघ में चली राष्ट्र निर्माण की प्रक्रियाओं के बीच असमानता का उल्लेख नहीं किया है। कुछ असमानताएं बताइए। ग, अगर पीछे मुड़कर देखें तो आप क्या पाते हैं? राष्ट्र निर्माण में इन दो प्रयोगों में से किसे बेहतर काम किया और क्यों? तो अगर समानताओं की आप बात करें, उत्तर पर जाएं, तो आप देखिए कि समानताओं में आप देख सकते हैं कि जो ये विविधता थी और जो आर्थिक दबाव था ये समानता है। अगर असमानता की बात करें तो ये सोवियत संघ के साथ ये था कि वो एक शस्त्रों की दौड़ और शीत युद्ध से जुड़ रहा था। भारत ऐसा किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। समानता देखिए तो सोवियत संघ तथा भारत दोनों ही भौगोलिक दृष्टि से एक विशाल देश थे। ठीक बात है, 15 देशों से मिलकर सोवियत संघ बना था। भारत तथा सोवियत संघ दोनों में राजतंत्र था, बाद में प्रजातंत्र स्थापित हुआ। बाकी जो विविधता थी और गरीबी थी ये भी समानता है। असमानता, भारत में लोकतांत्रिक समाजवादी आधार पर राष्ट्र का निर्माण हुआ, सोवियत संघ में साम्यवादी आधार पर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सही बात है। भारत में डेमोक्रेसी चल रही थी, वहां पर कोई डेमोक्रेसी वाली बात नहीं थी। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, सोवियत संघ में एक दलीय व्यवस्था थी, केवल साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी था। ये असमानताएं थी। भारत में धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सोवियत संघ ने प्रारंभ में उन्नति की, लेकिन बाद में वह समस्याओं से घिर गया और सोवियत संघ का 1991 में विघटन भी हो गया। तो ये चीजें आप बता सकते हैं। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो हम यह पाते हैं कि भारत में किए राष्ट्र निर्माण के प्रयोग बेहतर रहे, परंतु 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद राष्ट्र निर्माण पर कई सवाल खड़े कर गए। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण सवाल थे जिनके जवाब हमने देखे, एक विस्तृत रूप से उस पर चर्चा की। इसमें कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा। चैप्टर को पीछे जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। एक खास बात का ध्यान रखिए कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको दे रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जितने आप चीजें देख रहे हैं, सीबीएसई, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपी बिहार बोर्ड, इसके अलावा नीट, आईआईटी, जेईई, ये सारी की सारी शिक्षा मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर आपको 100% फ्री मिल रही है। चाहे आप हमारी वेबसाइट से पढ़ें, हमारे एप्लीकेशन से पढ़ें या हमारे यूट्यूब से पढ़ें। हाँ, नई नई चीजें क्या क्या आ रही हैं, कौन सी वीडियोज आने वाली है, क्या नया आने वाला है, या आप हमारे फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर इस जैसे सोशल मीडिया अकाउंट से देख सकते हैं और उससे अपडेटेड रह सकते हैं। आपको क्या करना है, बस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हम बहुत सारी वीडियोस आप तक लेकर आते रहें और आपकी पढ़ाई को आसान बनाते रहें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स एक नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।